नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत अपनी यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे, जिसमें हम बंगाल और अवध के नवाबों को देखेंगे और यहीं पर ही शुरुआत होगी हमारी किसकी, जो हमारा प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे इसी में ही देखो प्लासी का युद्ध तो 1757 में हो जाएगा और इसके साथ साथ देखेंगे आप बक्सर का युद्ध। बक्सर का ये होगा आपका 1764 ईस्वी में। तो शुरुआत करते हैं। किस तरीके से बंगाल के नवाब आए और किस तरीके से अवध के नवाब आए और किस तरीके से बंगाल की के युद्ध में जो बक्सर के युद्ध में की जो पृष्ठभूमि रखी गई उसके लिए कौन कौन कारक जिम्मेदार थे उन के बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बंगाल में बंगाल में आखिर कौन कौन था ये हमें देखना है पहले कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है इसमें। ये है पहला शासक बनता है यहाँ पर पहला बाजू वो जो बनेगा आपका नवाब वो मुर्शीद कुली खां होगा। उसके बाद में सुजाउद्दीन आएगा, फिर सरफराज आएगा और उसके बाद में अलीवर्दी खां आएगा। फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला आएगा और इसी सिराजुद्दौला के समय में लड़ा जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 की ईस्वी और इसी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाएगी और उसके बाद में इसी का सेनापति नवाब बनता है मीर जाफर, क्योंकि जो युद्ध हारा सिराजुद्दौला वो इसी की वजह से हारा था, अपने सेनापति की धोखेधड़ी की वजह से ये युद्ध हारा था। उसके बाद में मीर जाफर के बाद में नंबर आता है मीर कासिम का और मीर कासिम के बाद बनेगा सैफुद्दौला और अगला और अंतिम जो आओ नवाब बनेगा वो बनेगा मुबारक उद्दौला और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर नवाब के पद को ही समाप्त कर दिया जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा अंत में आकर इसके नवाब के पद को समाप्त कर देगा और अंततः इस पर जो एकाधिकार बंगाल का पर जो एकाधिकार हो जाएगा वो अंग्रेजों का एकाधिकार हो जाएगा। किस तरह से होगा पहले तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं और किस तरीके से एकाधिकार करेंगे फिर इसको भी देख लेते हैं। बंगाल क्या था पहले, बंगाल में क्या क्या था। यदि आप देखें तो 1700 से लेकर 1799 लगभग ये कह लीजिए कि 100 साल तक इसके अंतर्गत ढाका, बांग्लादेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते थे। मतलब हमारा पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश और उसके साथ साथ बिहार भी इसी के अंतर्गत आता था। इतना बड़ा क्षेत्र जो था वो ये जो क्षेत्र था इस क्षेत्र को मान लो तो ये आपका क्षेत्र ये बंगाल के अंतर्गत आता था। पर इन्होंने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया। इसने बंगाल के नवाबों ने जैसे जैसे देखो 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद क्या होंगे जो क्षेत्रीय राजा थे या क्षेत्रीय सुल्तान थे, क्षेत्रीय सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को क्या करना शुरू करेंगे स्वतंत्र करना शुरू कर देंगे और उनमें से बंगाली भी एक था। तो 1651 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाह सुजा ने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक रुपए मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी थी। इसका मतलब क्या है, जो बंगाल का नवाब था शाह शुजा 1651 के आसपास से ना 3000 रुपए में बंगाल मतलब बीबीयू, बीबीयू में कौन आते हैं, बीबीयू में आते थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो शाह सुजा ने यहाँ से क्या कर दी इनसे कि आप इन तीन क्षेत्रों से कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, वो भी कितना पैसा देंगे, 3000 रुपये दीजिए एक मुश्त और वार्षिक आप यहाँ से व्यापार आराम से करते रहिए। और उसके बाद में 1698 ईस्वी में अजीमुन शाह था, ये औरंगजेब का पोता था अजीमुन शाह ने गोविंदपुर, कालीकता और सुल्तानीते की मुक्त जमींदारी की आज्ञा दे दी। किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। उसके बाद में फर्रुख सियाह ने क्या करा, फर्रुख सियाह ने 1717 में शाही फरमान जारी कर दिया और मुगल शासन में अंग्रेज कहीं भी क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। इसी को शाही फरमान कहा जाता है, शाही फरमान। कि अब जो मुगलों के क्षेत्र का ये मुगलों के जो क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है, मुगलों के एकाधिकार में जो क्षेत्र आता है उसमें अब अंग्रेज कहीं भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। मुर्शीद कुली का पहला जो नवाब बना है का मुर्शीद कुली का, ये 1700 में औरंगजेब ने बंगाल में मुर्शीद कुली खां को दीवान बना दिया। इसके समय में कई विद्रोह हुए जैसे सीताराम में का विद्रोह और उदय नारायण का विद्रोह। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे
या जो स्थानीय ये कह लो कि पंचायत के हिसाब से जो स्थानीय लोग बनते थे या मुखिया मुखिया बनते थे, उनको उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। और 1717 में अजीम उस शान जो था, ये कौन था अजीम उस शान? औरंगजेब का पोता था। से मुर्शीद कुली खां का विवाद हो जाता है। बंगाल के नवाब का विवाद हो जाता है अजीम उस शान से। और इसी कारण मुर्शीद कुली खां क्या करता है, अपनी राजधानी को ढाका ले जाता है। यह बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 को। कब करता है? तो 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। तो ये अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र राज्य एक घोषित कर लेते हैं। 1719 ईस्वी में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया गया। और उड़ीसा का सूबेदार किसे बना दिया गया? शुजाउद्दीन को। तो देखो, अलग अलग क्षेत्रों के जो छोटा छोटा क्षेत्र होते थे, इस तरीके से आप कह लीजिए, ये जो क्षेत्र थे, इनके छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर क्या होता था कि अलग अलग सूबेदार नियुक्त कर दिए जाते थे कि इस क्षेत्र का ये सूबेदार होगा, इस क्षेत्र का ये होगा। और टोटल जो क्षेत्र होता था, ये किसी एक ही नवाब के कंट्रोल में होता था। फर्रुख सियाह ने इसे दीवानी की जगह सूबेदार बना दिया। और इसी ने क्या करा था, इजारेदारी प्रथा लागू की थी। इसका मतलब यह है कि किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए जो सुल्तान या नवाब के द्वारा मदद दी जाती थी, उसी को ही हमने क्या कहा, उसी को ही नाम दिया इन्होंने इजारेदारी प्रथा। उसी को ये इजारेदारी प्रथा का नाम देते हैं। फिर अगला शासक बनेगा आपका सुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक शासन करेगा। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। और 1733 में बिहार को ये बंगाल में शामिल कर लेता है। इसने बिहार को भी जीत लिया। देखो, पहले उड़ीसा जीत लिया गया, अब क्या हुआ, अब बंगाल को, उसको बिहार को भी जीत लिया गया। और बिहार का सूबेदार इसने किसको नियुक्त किया? अलीवर्दी खां को। और 1739 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र सरफराज शासक बनता है। लेकिन सरफराज जो था, ये एक अयोग्य शासक सिद्ध होगा। और जब ये अयोग्य शासक सिद्ध होगा, तो ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगा। उसके बाद में कौन बनेगा? यही सूबेदारी यहाँ पर अधिकार कर लेगा, अलीवर्दी खां ही। तो सरफराज ये एक अयोग्य शासक था। इसने, इसकी उपाधि जरूर ध्यान रखना, इसने हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। इसके समय में अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया, जो बिहार का सूबेदार था। और 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में गिरिया का युद्ध हुआ। ये आप ध्यान रखेंगे कि गिरिया का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच हुआ। तो गिरिया का युद्ध सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था 1740 ईस्वी में। जिसमें क्या हुआ, इस गिरिया के युद्ध में सरफराज को अलीवर्दी खां हरा देता है। अब अगला जो नवाब बनेगा, वो बंगाल का नवाब बनेगा अलीवर्दी खां, 1740 से लेकर 1756 तक। हाजी अहमद की वजह से, एक व्यक्ति था हाजी अहमद, उसकी वजह से ये गद्दी पर बैठता है। और इसने मिर्जा मोहम्मद की उपाधि धारण की थी। बीबीयू का अब ये केवल अकेला शासक रह गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का केवल अकेला शासक यही था। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को कुछ घूस भी दी थी। मतलब नवाब बनने के लिए इसने मोहम्मद शाह रंगीला को घूस दी थी। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2 करोड़ रुपए इसने मोहम्मद शाह रंगीला को भिजवाए थे, जिससे इसकी शक्ति का विस्तार हो सके। इससे खुश होकर रंगीला ने इसे नवाब की उपाधि दे दी। मतलब इस तरीके से जो आप कहेंगे कि अब तक नवाब नहीं चल रहे थे वो, अब तक तो केवल ये कि जो एकाधिकार वाले क्षेत्र था मुगलों के, उनमें केवल एक ही सूबेदार के पद पर नियुक्त हो रहे थे। लेकिन वास्तव में किसी बादशाह के द्वारा यदि किसी को नवाब की पदवी दी गई, तो पहला शासक था वो अलीवर्दी खां। 1740 से 51 तक हर साल मराठे इस पर आक्रमण करते और इसे लूट कर ले जाते थे। और अंत में इसने क्या कर लिया, मराठों के शासक थे रघुजी भोसले, इनसे संधि कर ली। और संधि के बदले में यह हुआ कि इससे इसे मराठों को क्या हुआ, 12 लाख रुपए सालाना चौथ के रूप में देना होगा। और इसके साथ उड़ीसा मराठों को सौंप दिया जाएगा। तो ये कम से कम ये तो रहेगा कि शांति तो बनी रहेगी क्षेत्र में। तो इसी वजह से 12 लाख रुपए मराठों को सालाना देता था। और इसके साथ साथ इसने उड़ीसा भी मराठों को सौंप दिया। इसने अंग्रेजों को किलेबंदी और सेना रखने की आज्ञा नहीं दी थी। अब इसी वजह से क्या थे, अंग्रेज बड़े परेशान थे। और अंग्रेज देख रहे थे सब कुछ कि हाँ क्या हो रहा है। और अंग्रेज केवल और केवल क्या थे, एक मौके की तलाश में थे। अब इसका कोई पुत्र तो था नहीं। इसकी 3 पुत्रियां थी। पहली पुत्री थी इसकी घसीटी बेगम। और इसका जो विवाह हुआ था, वो इसका विवाह ढाका में हुआ था। और इसके जो सहयोगी थे, घसीटी बेगम के सहयोगी थे राजवल्लभ और कृष्ण वल्लभ। उसके बाद में दूसरी पुत्री थी इसकी पूर्णिया। इसका विवाह बिहार में हुआ था।
और इसका पुत्र था शौकत जंग। तीसरी पुत्री थी अमीना बेगम। इसका जो विवाह हुआ था वो पटना में हुआ था। और जो पटना में हुआ था और इसी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था सिराजुद्दौला। इसका मतलब सिराजुद्दौला की जो माता थी वो अमीना बेगम थी। उसके बाद मृत्यु से पहले इसने अपने नाती सिराजुद्दौला को नवाब नियुक्त कर दिया था। जो ये नवाब था इसने अपने नाती, अपने मतलब नाती बोलते हैं जो पुत्री का पुत्र होता है उसको नाती कहा जाता है। तो इसने अपने नाती सिराजुद्दौला को नवाब नियुक्त यहाँ पर कर दिया। अब देखो, 1 साल का भी समय, 1 साल से भी कमी का समय रहेगा सिराजुद्दौला के पास। देखो ये जो सिराजुद्दौला था बहुत कूटनीतिज्ञ था, अपने नाना की तरह ही क्या था, ये बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, अंग्रेजों के बारे में भली भांति जानता था। और मनिहारी का युद्ध हुआ 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में। कि ये दूसरी पुत्री का जो पुत्री थी दूसरी वो इसका पुत्र था। इसके बाद क्या हुआ, उत्तराधिकार का क्या हुआ, दोनों को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। लेकिन क्या हुआ, इस मनिहारी के युद्ध में जो 1756 में हुआ, इस युद्ध में शौकत जंग की हार हो जाती है, तो शौकत जंग की कहानी खत्म। उसके बाद में एक ही बीबीयू का अकेला नवाब बनेगा, कौन, सिराजुद्दौला। और 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध अंग्रेज और फ्रांसों के बीच भी हुआ था, याद करो थोड़ा सा। अब से जो आपका पीछे युद्ध देख रहे थे हम, देखो पहला युद्ध 1748 से 48 तक चला। फिर उसके बाद में 49 से आपका 56 तक चला। फिर जस्ट उसी के बाद में और 56 से तीसरा युद्ध जो चला था वो 63 तक चला था। तो इस तरीके से 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक के 3 युद्ध। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध इसी को कहा जाता है। ये कर्नाटक के युद्ध में इल्जे हुए थे, अंग्रेज भी और फ्रांस भी। इसी कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। और इस बात की जब जानकारी सिराजुद्दौला को मिली तो सिराजुद्दौला इससे बड़ा नाराज हुआ। ये बताओ, हम नवाब बंगाल के और हमारी बिना परमिशन के सारे काम हो रहे हैं। इसी तरीके इसी चीज को देखते हुए क्या करना पड़ा कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो किलेबंदी कर रहे थे उसमें इसको हस्तक्षेप करना पड़ा। और हस्तक्षेप से क्या हुआ, तो कासिम बाजार को सिराजुद्दौला ने अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरी बार इसने किले के दूसरी बार इसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 5 दिन तक घेराबंदी करने के बाद अंग्रेज गवर्नर था एक ड्रैक और सेनापति मिंचन ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो ये किलेबंदी कर रहे थे। ये दोनों यहाँ से भागकर कुल्टा नामक द्वीप पर पहुंच जाते हैं। और यहीं पर सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया, अलीनगर। जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो क्या कौन था, हालवेल था। इसे एली द वंडर कहा जाता है। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया। और उस 146 अंग्रेजों को पकड़कर 18 बाई 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया इनको। इसका मतलब 18 फीट उसकी लंबाई थी और 14 फुट उसकी क्या थी, चौड़ाई थी। इस कमरे में इन्हें बंद कर दिया, और जिसमें से अगले ही दिन कितने अंग्रेज जिंदे निकले, केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे थे। तो ये जो घटना थी, इस घटना को क्या बात वो जी, देखो ये जो घटना हुई इसे ही ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और ये जब बात मद्रास पहुंची, जहां अंग्रेजों की मेन फैक्ट्री थी, यहाँ से दो सेनाएं निकलती हैं, एक थल सेना या फिर आप कह लो पैदल सेना, और एक नौसेना के रूप में। और पैदल सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, और जो नौसेना का नेतृत्व कर रहा था वो था एडमिरल वाटसन। तो एडमिरल वाटसन इस सेना का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन इसी बीच में क्या हो जाता है, सिराजुद्दौला और एडमिरल वाटसन के बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। जिसे बोलते हैं अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, या सिराजुद्दौला और एडमिरल के बीच। लेकिन हुआ क्या, ये जो लॉर्ड क्लाइव था ये इस संधि से खुश नहीं था, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से। और इसी वजह से क्या करेगा, ये षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब इसमें से देखो संधि में क्या क्या हुआ, पहले तो कलकत्ता के किलेबंदी अंग्रेज करेंगे, अपने नाम के सिक्के चलवाएंगे, और ये मुक्त व्यापार करेंगे इनसे। तो ये सब चीजें हुई यहाँ पर। और जो कल अब देखो, जो लॉर्ड क्लाइव जो क्लाइव था, अब ये क्या क्या कर रहा है, अंग्रेजों देखो जो नौसेना वाला क्षेत्र था, एडमिरल वाटसन वाला था, वो तो एडमिरल वाटसन संधि करके वो तो चला गया, लेकिन क्लाइव यहीं पर रुका रहा, और क्लाइव ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ। देखो सीधा सीधा तो क्लाइव इसे नहीं हरा सकता था। और यदि इसे क्लाइव सीधा सीधा नहीं हरा सकता था, तो इसने सहारा लिया कूटनीति का। और कूटनीति का सहारा लेते 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 हुए क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला का नवाब था मीर जाफर, इसको अपनी तरफ मिला लिया इसने। और ये कहा कि आप युद्ध में इसको हराइए, सिराजुद्दौला को हरवाइए, और नवाब का पद तुम्हारा। तो मीर जाफर भी खुश हो गया कि सेनापति से यदि किसी को क्या मिल रहा पद, नवाब का पद मिल रहा डायरेक्ट, तो
कौन छोड़ेगा? तो वही काम इसके साथ भी हुआ। तो लेकिन ये खुद नहीं जानता था कि मीर जाफर क्या था। मीर जाफर एक, ये मान लो कि क्लाइव के हाथी कठपुतली बनकर रह जाता। तो वही काम आगे चलकर होगा। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 23 जून 1757 को हुआ। डेट कंप्लीट याद रखना, कंप्लीट डेट याद रखना आप। कभी कभी कंप्लीट डेट पूछ लेता है, हमें पता तो रहता है कि 1757 हुआ, लेकिन यदि कंप्लीट डेट ऑप्शन में मिल गई तो हमें फिर कंप्लीट डेट याद रखनी ही पड़ेगी। सिराजुद्दौला को इसके सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खां, अमीर चंद, मानिक चंद, जगत सेठ, ये इसको पसंद नहीं करते थे। इतने लोग, और जब इतने लोग इसको पसंद नहीं करते थे तो क्लाइव मौके की तलाश में था। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव अमीर चंद व्यापारी के जरिए कैसे मिलता है, मीर जाफर से मिलता है, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसको क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया, और अमीर चंद भी व्यापारी था। इसने मीर जाफर से मिलने के लिए क्या करा था, कि अमीर मीर जाफर से मिलवाने के लिए 30 लाख की घूस ली थी, इससे क्लाइव से। और बंगाल के खजाने का 50% इसने हिस्सा मांगा था। तो क्योंकि भैया ये तो व्यापारी थे, इसलिए ये क्या करते थे, व्यापारी जैसी बात करते थे। तो अंग्रेज भी कौन से कम थे, ये भी तो हर हर चीज के लिए पैसा ही लेते थे। तो वही काम इन्होंने भी करा। उसके साथ क्लाइव और मीर जाफर के बीच में संधि हो जाती है। अब देखो संधि की क्या क्या शर्तें हुई। बंगाल का नवाब मीर जाफर होगा सिराजुद्दौला के मरने के बाद। कलकत्ता पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। अंग्रेज दुर्गों की किलाबंदी करेंगे, और 24 परगनों की जमींदारी अंग्रेजों को चाहिए। इतना कुछ हो गया इसमें। और सभी शर्तों को क्या मान गया, केवल एक ही बात मानी गई, कि मीर जाफर केवल नवाब बनेगा, लेकिन नाम का ही नवाब होगा। शासन तो अंततः क्या करेंगे, शासन तो अंग्रेज ही करेंगे। मीर जाफर सभी बातों को मान जाता है। उसके बाद तो मीर जाफर से कहा गया कि सिराजुद्दौला को 32 किलोमीटर दूर प्लासी लेकर आइए। तो एक जगह पड़ती है बिहार में, प्लासी। तो वहां पर लेकर आया गया। किलाइव की सेना में 950 यूरोपियन सैनिक थे, 100 तोपची थे, 2900 भारतीय सैनिक थे, और 50 नाविक थे। केवल इतने सैनिक थे। और क्लाइव मुर्शिदाबाद के पटवा गेट पर अधिकार कर लेता है। और इससे क्या होता है, सिराजुद्दौला की सेना में कितने, 50,000 सैनिक थे। सोचो, कहाँ ये सैनिक और कहाँ ये सैनिक, कोई इनका अनुपात था, कोई अनुपात नहीं था। लेकिन युद्ध ना होकर एक क्या रचा गया था, केवल एक षड्यंत्र रचा गया था, बस ये था। एक षड्यंत्र मात्र था, युद्ध ना होकर। तो सिराजुद्दौला की सेना में मीर मदान, मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का जमकर साथ दिया था। ये दो ऐसे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला का जमकर साथ दिया, और दोनों के दोनों क्या हुए, मारे गए युद्ध में। तो युद्ध में ये दोनों ही मारे जाते हैं, मीर मदान के दोनों ही मारे जाते हैं। मीर जाफर के पुत्र मीरन का दोस्त था मोहम्मद बेग। इसने क्या कर दिया, धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। और कुछ इतिहासकार मीर जाफर को लाइफ का गधा भी मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे। और मानना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की उपाधि देना कोई बुरी बात भी नहीं है। अब देखो, नवीन चंद सैनी कहते हैं, एक इतिहासकार हैं ये नवीन चंद सैनी, ये कहते हैं कि प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अनंत अंधकार में रात्रि की शुरुआत हुई। क्या ऐसा है? तो ये जो बात है, ये कहाँ तक सही होती है? कभी कभी मेंस में इसी जो कोटेशन लिखी हुई है, इसी कोटेशन को क्वेश्चन बना देता है। तो आप इसे इससे कहाँ तक सहमत है, ये आप मेंस में देखेंगे इसको। इसके बारे में मैं चर्चा फुल डिटेल बताऊंगा कि कहाँ तक हम इससे सहमत हैं, कहाँ तक इससे हम असहमत। क्या कुछ इतिहासकार प्लासी को ना मानकर, कुछ इतिहासकार बक्सर के युद्ध को मानते हैं, इस तरह की अंधकार रात्रि की शुरुआत होती है। तो वो आगे चलकर देखेंगे हम, कि जो मेंस की क्लास देखेंगे कि किस तरीके से अंधकार में की शुरुआत होती है। फिर आते हैं ताराचंद, एक इतिहासकार और थे। तो प्लासी के युद्ध ने भारत का स्वरूप ही बदल कर रख दिया, ये कहते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन कह दूं कि प्लासी के युद्ध ने भारत का स्वरूप ही बदल कर रख दिया, टिप्पणी कीजिए। किस तरीके से टिप्पणी करेंगे आप? तो इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन फ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना, केवल और केवल इतना याद रखना है कि उसने कौन सी कोटेशन दी, बस। और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। अगला बनेगा मीर जाफर। देखो, सिराजुद्दौला की हत्या हो गई, तो सिराजुद्दौला के बाद जाहिर सी बात है कि जो संधि हुई थी मीर जाफर और क्लाइव के बीच में, उसमें मीर जाफर ही नवाब बनता हो। इसे क्लाइव का गधा कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा गद्दी पर बैठने वाला पहला नवाब था ये। अंग्रेजों की सहायता से यदि कोई गद्दी पर बैठा, तो वो पहला नवाब यही था। और अंग्रेज इससे निरंतर धन वसूलते थे। मतलब हर खर्चे के लिए खर्चा किस पर टाल दिया जाता था, मीर जाफर पर। इसने बिहार के ना के राम नारायण, उड़ीसा के राजा राम, व पूर्णिया के युगल सिंह को हटाना चाहा, लेकिन क्या हुआ, ये एक गद्दी से नहीं हटे। अब क्या हुआ, इसकी गद्दी पर बैठने को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। जैसे ही
मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो उसे इतिहासकारों ने नाम दिया है बंगाल की प्रथम क्रांति। अंग्रेजों ने बंगाल के राजकोष से किलेबंदी करना शुरू कर दिया। देखो, अब जो पहले तो ये अपने खर्चे पर किलेबंदी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब मीर जाफर के नवाब बनने से जो राजकोष में धन था, बंगाल के राजकोष में धन था, उसी से ही किलेबंदी प्रारंभ हो जाती है। इसी को लेकर मीर जाफर ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या होगा, जब कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो क्या अंग्रेजों को अच्छा लगेगा? नहीं। तो अब क्या होगी, नवाबी भी जाएगी यहाँ से इसकी। तो 1760 में क्लाइव को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया इसी बीच में, और इसके स्थान पर जो गवर्नर बना वो बना हॉलवेल। इसने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी से उतार दिया। किसने? हॉलवेल ने। और इसके स्थान पर इसी के दामाद को ले आए, मीर कासिम को। जब तक ये हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, जब तक मीर जाफर अच्छा था, लेकिन जैसे ही मीर जाफर ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, हस्तक्षेप करते ही मीर जाफर हो गया गलत, और गलत होते ही इसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उतार दिया, और इसी के दामाद को मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम थोड़ा बुद्धिमान था, तो देखो, यह एक योग्य शासक था। इसके प्रमुख सेनापति थे गुरगिन खां, समरू, ये जर्मन सेनापति था, और मोहम्मद तकी खां। ये ध्यान रखना कि कौन कौन सेनापति थे इसके मीर कासिम के, तो गुरगिन, समरू और मोहम्मद तकी खां। अंग्रेजों की क्या शर्तें हुई? देखो, जब मीर कासिम नवाब बनता है, अंग्रेजों ने शर्तें रख दी इसके सामने। अंग्रेजों ने कहा कि वर्धमान, मैदानपुर, चटगांव की दीवानी मीर कासिम से मांगी गई। मीर कासिम से ये कह दिया गया कि अब हमें तुम वर्धमान, मैदानपुर और चटगांव की दीवानी दोगे। सिलहट के इस चूना व्यापार में 50% की हिस्सेदारी या 50% की दावेदारी किसने मांगी? अंग्रेजों ने मांगी, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा व्यापार होता था चूने का, और यहाँ पर खूब धन आता था। और जो धन आता था टैक्स के रूप में, उस टैक्स का 50% अंग्रेजों को देंगे। कौन? मीर कासिम। मीर कासिम के द्वारा वेंसी टाट को 50,000 पाउंड, हॉलवेल को 27,000 पाउंड और अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड या 25,000 रुपए के रूप में दिए गए, और मीर जाफर को 1,500 रुपये मासिक दे दिए गए। कुल मिलाकर कि 1,500 रुपये मासिक पेंशन लो मीर जाफर के, और कहाँ रहो, ऐश करो, बस ये। एक व्यक्ति जो सेनापति था, सेनापति से नवाब बना, और नवाब से उसकी स्थिति ये हो गई कि 1,500 रुपये मासिक वेतन पर वो आ गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यदि सेनापति बना रहता तो सब कुछ ही ठीक रहता, और ना ही ये दिन देखना पड़ता, सिराजुद्दौला भी जिंदा होता, और ना ही अंग्रेज बंगाल पर कभी अधिकार कर पाते। तो ये इसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, और इसने असम का सिलहट चूना क्षेत्र भी अंग्रेजों को दे दिया, मीर कासिम ने। अब मीर कासिम की क्या शर्तें थी कि यदि कोई बंगाल पर कोई अलग से आक्रमण होता है किसी बाहरी शक्ति का, तो उसमें अंग्रेज सैनिक सहायता देंगे। आंतरिक मामलों में अंग्रेज कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो बंगाल के आंतरिक मामले थे उसमें हस्तक्षेप अंग्रेज बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार 1760 में मीर कासिम नवाब बन जाता है, और इसने राजधानी को क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, डायरेक्ट मुंगेर कर दिया इसने। मुंगेर अपनी स्थानांतरित कर देता है। इसने सेना के पुनर्गठन कराया। इसके लिए मोहम्मद तकी खां और गुर्गी खां की नियुक्ति की गई थी, जो इसके सेनापति भी थे। इसने अब्बाब नामक कर भी वसूला था, जो क्या था, पुराने कर का क्या था, वो 3/32 भाग अतिरिक्त था। जैसे हम सेस ले लेते हैं ना, सेक्स, सेस, भारत सरकार सेस लेती है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स ले लिया जाता है, तो वो इसी तरीके से था सेस का, पुराने कर का 3/32 भाग अतिरिक्त था। मुंगेर में इसने तोपखाने और तोड़दार बंदूक का कारखाना लगवाया। इसने खिजरी जमा कर भी लगाया था। अधिकारियों को फिजूल खर्च के लिए दिया जाता था ये, और अधिकारियों को जो फिजूल खर्च के लिए दिया जाता था उस पर, जो ये फिजूल खर्च करते थे, तो अधिकारियों के जो फिजूल खर्च कर रहे थे उस पर ये खिजरी जमा कर भी लेता था। जर्मन अधिकारी था वॉल्टर रीन हॉर्ट समरू, जो इसका सेनापति भी था। इसने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया, और इसने बिहार के जमींदार वीर नारायण की हत्या करवा दी। इस कारण बिहार का जो पटना था वो खाली हो गया, पटना का क्षेत्र खाली हुआ। इसी कारण अंग्रेज एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। एक अंग्रेज था एलिस, इसको क्या कर लिया, यहाँ पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, और पटना पर अधिकार कर लिया। इस पर मीर कासिम नाराज हो गया, और मीर कासिम ने 148 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया, और मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की टुकड़ी फिर से तैयार हुई, और कहाँ पहुंची, बंगाल। इस प्रकार मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कटवा का युद्ध हुआ। इसमें मीर कासिम की सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया गया। मीर कासिम पहली बार यहाँ हारा, तो हार का सिलसिला फिर अब जारी रहेगा मीर कासिम का। गिरिया का युद्ध फिर से हुआ एक बार, तो कब हुआ, 1763 ईस्वी में। कब? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ। इसमें भी क्या हुआ, मीर कासिम फिर से एक बार हार जाता है। और तीसरा युद्ध हुआ सूती का युद्ध।
सूती का युद्ध में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ फिर से, इसमें भी क्या हुआ, मीर कासिम फिर से हार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कटवा का युद्ध जो हुआ, गिरिया का युद्ध और सूती का युद्ध में, दोनों तीनों ही युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों से बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। चौथा युद्ध हुआ उदयनाला का युद्ध, और उदयनाला का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के फिर से बीच में हुआ, और मीर कासिम एक बार फिर से, चौथी बार भी मीर कासिम को हार का सामना ही करना पड़ा। और इससे तिल मिलाकर मीर कासिम ने 148 जो अंग्रेज थे, जो कैद में थे, उनको मरवाने का आदेश दे दिया। और इसी घटना को क्या कहा जाता है, पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इस घटना को 146 वाली घटना को, ब्लैक होल की घटना को, सिराजुद्दौला वाली घटना को इससे कनेक्ट मत कर देना। पटना हत्याकांड अलग है, ब्लैक होल वाली घटना अलग है। और यहाँ से भागकर मीर कासिम शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास पहुंच जाता है। पहुंच जाता है क्या, इससे इनसे इन्हें मदद मांगी। अच्छा, शुजाउद्दौला कौन था? शुजाउद्दौला था अवध का नवाब। ये अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय जो थे, ये मुगल शासक थे। तो इनसे इन्होंने मदद मांगी मीर कासिम ने। हालांकि मदद दी, शुजाउद्दौला ने भी मदद दी और शाह आलम द्वितीय ने मदद दी, लेकिन तीनों की संयुक्त सेना भी अंग्रेजों का सामना करने में असफल रही। देखो, इसी बीच में क्या होता है, बक्सर का युद्ध हो जाता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। फुल डेट याद रखनी है आपको, कंप्लीट एकदम। 22 अक्टूबर 1764। इसमें क्या हुआ, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना थी। और इनकी सेना में क्या थे, इनकी सेना की जो संख्या थी वो लगभग 60,000 थी। दूसरी तरफ अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। देखो, मीर कासिम तो यहाँ से गया भाग, अब आफत किसकी आएगी, दो की, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की, क्योंकि ये भी युद्ध हार चुके थे दोनों इसी में ही। तो ध्यान रखना कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौन था, एक तरफ थे शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। दूसरी तरफ थे अंग्रेज, और हेक्टर मुनरो जो था यहाँ का सेनापति था, और यही नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की सेना का। और इसी वजह से क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की पूरी तरीके से जीत हो जाती, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र नजीबुद्दौला नवाब बनता है, नवाब बना बाद। अब क्या हुआ देखो, होगा क्या कि इसी बीच में जिस इंग्लैंड से जिसे बुलाया गया था, इसको क्लाइव को, ये वापस आ जाता है इंडिया। और यदि ये वापस इंडिया आ जाता है, तो अब ये संधि देखो, ध्यान रखना कि संधि जो है वो हेक्टर मुनरो नहीं करेगा, संधि करेगा लॉर्ड क्लाइव इनसे। इसी बीच में ये भारत वापस आ गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि होती है। और जबकि इसके जस्ट 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को फिर जो अवध का नवाब था उसके बीच संधि होगी। अब इसमें देखो क्या क्या हुआ। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई वो कब हुई, इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को, किसके बीच में, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है। अब इसमें क्या क्या हुआ देखो, अब ये हो गया कि बीबीयू की दीवानी, अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे चाहिए, अंग्रेजों को चाहिए। तो देखो, हारा हुआ से कुछ भी आप ले लो, उसे तो देना ही पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है अब। कड़ा और प्रयागराज, देखो प्रयागराज के पास ही जगह पड़ती है कड़ा, जो कड़ा मानिकपुर था। कड़ा मानिकपुर में क्या हुआ था, याद करो थोड़ा सा। जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल में खिलजी वंश था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जो खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसके अलाउद्दीन के चाचा ने, और अलाउद्दीन का चाचा यहीं मरा था कड़क मानिकपुर में ही। तो कड़ा और प्रयागराज दोनों अंग्रेजों को मिल गए। और 26 लाख रुपए पेंशन वार्षिक के बदले क्या कर दिया गया, मुगल बादशाह को पेंशन दे दी गई कि आप बादशाह नहीं रहोगे आप, और आप पेंशन लीजिए 26 लाख रुपए की, और अपना बस ऐश कीजिए। तो ये इसकी कंडीशन मिली। और उत्तरी सरकार की जागीरें भी अंग्रेजों को मिल गई, जो उत्तर की ओर की सरकार थी उसकी जागीरें किसको दे दी गई, अंग्रेजों को दे दी गई। इस प्रकार से देखो, ये यहाँ पर संधि हो जाती है इनके बीच में। इसके बीच में एक इतिहासकार हैं गुलाम हुसैन, ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्खरिन, इनका ध्यान रखना कि इनकी पुस्तक कौन सी है, सियारुल मुत्खरिन, में कहा है कि इलाहाबाद की संधि में करने में इतना समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। तो ये पूछ सकता है कि ये कोर्ट जो दी है ये किसकी कोर्ट है, ये इलाहाबाद की संधि करने में इतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। ये किसने कहा है, ये कहा है गुलाम हुसैन ने। क्योंकि जो शाह आलम द्वितीय था उसने सारी बातों को मान लिया, मजबूरी थी, और जब सारी बातों को मान लिया गया तो संधि फटाफट हो गई। इसी वजह से कहा जाता है कि एक गधे के बराबर भी समय नहीं लगा। अब दूसरी संधि हो जाती है, दूसरी संधि होगी अवध के नवाब में 16 अगस्त 1765 को।
तो किलाई और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच हुई। इसमें क्या हुआ, कड़ा और प्रयागराज को छोड़कर शेष सभी राज्य सुजाउद्दौला को दे दिए गए, क्योंकि कड़ा और मानिकपुर की तो कड़ा और प्रयागराज की दीवानी तो इनको मिल गई। तो सुजाउद्दौला को उसके क्षेत्र वापस कर दिए गए। अब देखो इसमें क्या हुआ, 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति दी गई इसके द्वारा, सुजाउद्दौला के द्वारा। चुनार का किला भी अंग्रेजों को मिल गया, जो सबसे मजबूत किला माना जाता है। उसके बाद में वाराणसी और गाजीपुर पर अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा, ये भी कहा गया। और अवध के क्षेत्र पर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी गई, कि अब अंग्रेज जो इतना भी अगर अवध के इस क्षेत्र में आता है, क्षेत्राधिकार था, वो सब किसको मिल गया, कि उससे अब आप अंग्रेज, जो भी अंग्रेज होंगे वो व्यापार मुक्त करेंगे यहाँ से, कोई टैक्स नहीं देंगे। और अंग्रेजी सेना अवध के नवाब के पास रहेगी। इससे देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि अंग्रेजी सेना का खर्चा पूरा कौन उठाएगा, अवध का नवाब उठाएगा, सुजाउद्दौला। और यदि कहीं युद्ध होगा तो सुजाउद्दौला की मदद की जाएगी। बाकी यदि कहीं युद्ध नहीं होता, पूरा जो खर्चा दे दिया गया वो अंग्रेजी सेना का पूरा खर्चा सुजाउद्दौला के ऊपर डाल दिया गया। इसी वजह से अब ये बातें भी क्या हुई, सुजाउद्दौला को माननी पड़ी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था इनके पास। और निजामुद्दौला एक अल्पवयस्क था। उसके बाद वो 1765 में बंगाल का नवाब बनता निजामुद्दौला। इसका संरक्षक बना था रजा खां। और 1766 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी भी, बंगाल के नवाब की भी। अगला नवाब बनेगा सैफुद्दौला। और सैफुद्दौला अगला नवाब बना, इसने 1766 से 1770 तक शासन करा। इसके समय में उड़ीसा, बिहार पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन हो गई। मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 तक रहेगा। 1775 में क्या आएगा, वारेन हेस्टिंग्स आएगा। और इस 1775 में वारेन हेस्टिंग्स के आते ही क्या हुआ, नवाब के पद को समाप्त कर दिया गया। तो नवाब के पद की समाप्ति किसने की थी, तो नवाब के पद की समाप्ति की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। देखो तो कुछ छोटा सा पॉइंट पार्ट है आपका अवध का, अवध को भी यहीं खत्म कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखो अवध में हमें किन किन को पढ़ना है। अवध जो था वो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें फैजाबाद वगैरह वाले क्षेत्र आते हैं। तो सफदरजंग पहला नवाब बनेगा यहाँ पे, 1739 से 1754 तक रहेगा। सुजाउद्दौला 1754 से 1776 तक रहेगा, तो यही तो था। सुजाउद्दौला ही तो नवाब था जब बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में आसफुद्दौला 1775 से 97 तक शासन करेगा। फिर सादत खां अली खां दूती आ जाएगा, जो 1798 से 1814 तक शासन करेगा। और फिर अंतिम शासक बनेंगे वाजिद अली शाह। और इन्हीं के समय में क्या होती है, इन्हीं के समय में क्या, इनका ये पद ही समाप्त कर दिया जाएगा बाद में आकर, तो अंग्रेजों के द्वारा। वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। देखो अवध के जो नवाब थे, इसकी सीमा पश्चिम में कन्नौज, पूरब में करमनासा नदी तक थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो ध्यान रखना कि जब अवध स्वतंत्र हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका संस्थापक था सादत खां। तो एक अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, सादत खां ने की थी, जिसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी दी गई। तो मेन नाम तो इसका सादत खां था, लेकिन इसकी उपाधि क्या थी, बुरहानुल मुल्क की इसकी उपाधि थी। फिर देखो सफदरजंग कब से कब तक शासन करेगा, तो 1739 से 1754 तक ये शासन करेगा। 1742 में इसने पटना पर अधिकार कर लिया। 1745 में इसने रोहिले सरदार थे, इनके विरुद्ध अभियान किया, लेकिन ये सफल नहीं हो सका वहां पर। और फर्रुखाबाद के वंगस नवाब थे, और जाटों के विरुद्ध इसने अभियान किया था। पेशवा, सिंधिया और मल्हार राव से मैत्रीपूर्ण संबंध इसने स्थापित किए थे। जिनको नहीं जीत पाता था तो उनसे क्या करता लेता था, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेता था। सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराजा नवाब राय का था। इसके बाद में, नवाब के बाद में, यदि किसी हिंदू राजा को बैठाया गया तो महाराजा नवाब राय को बैठाया गया था। लखनवी तहजीब का इसने विकास किया था। अगला जो शासक बनेगा वो सुजाउद्दौला था। शाह आलम तृतीय को इमादुल मुल्क के विरुद्ध इसने शरण दी थी। ये शाह आलम तृतीय था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में सहायता किसने दी थी, तो सुजाउद्दौला ने इसकी सहायता की थी। इसने मीर कासिम को शरण दी थी। ये भी तो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसने क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। और 1773 में सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में क्या होती है, बनारस की संधि होती है। तो बनारस की संधि किस किस के बीच हुई, सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुई थी बनारस की संधि। 1774 का समय आता है, और मीरनपुर कटरा नामक स्थान पर रोहिलखंड सरकार सरदार था ये।
हाफिज रहमत खां को मार डाला इसने, और फैजाबाद में इसने अपनी पत्नी बहू बेगम का मकबरा भी बनवाया है। किसने? इस शुजाउद्दौला ने। तो फैजाबाद में इसने अपनी पत्नी बहू बेगम का मकबरा भी बनाया हुआ है। अगला शासक बनता है, ये अगला नवाब बनता है आसफुद्दौला, 1775 से 97 तक रह गए। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी, और 1775 में आसफुद्दौला और हार्वर्न हेस्टिंग्स के बीच में फैजाबाद की संधि होती है। तो वो संधियां जरूर याद रखना, मैच कराने के लिए बोलता है। तो 1775 में आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में क्या हुई? फैजाबाद की संधि। 1781 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने संधि का उल्लंघन किया, और जॉन मिडलटन से अवध की बेगमों से धन वसूलने के लिए कहा गया। जो किसको नागवार गुजरा? वो आसफुद्दौला को नागवार गुजरा। बर्क द्वारा लंदन में हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। इसी वजह से क्या हुआ, ये वारन हेस्टिंग्स यहाँ से क्या होता है, जिसे जाना पड़ता है, क्योंकि 1784 में इस पर वर्ग द्वारा क्या चला जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा। इसने 1784 ईस्वी में मुहर्रम के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण करवाया। तो लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने। फिर बनते हैं सादत अली खां द्वितीय। ये रहेंगे 98 से 1798 से 1814 ईस्वी तक। जॉन शोर के साथ ही संधि पर करके गद्दी पर बैठता है, और इसके बदले में इसने इलाहाबाद जिला किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया, या जॉन शोर को दे दिया। 1801 ईस्वी में वेलेजली ने सहायक संधि स्वीकार करने पर इसे बाध्य किया, और हेस्टिंग्स ने इसे राजा की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना कि किस किस को किस किस की उपाधि मिली है। तो हेस्टिंग्स को राजा की, या सादत अली खां को राजा की उपाधि किसने दी? तो हेस्टिंग्स ने दी थी। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी कंडीशन बनेगी। अगले शासक बनेंगे और अंतिम शासक बनेंगे वाजिद अली शाह। ये आखिरी नवाब होगा। इसी के समय 1854 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर 4 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत क्या कर लिया गया? अवध को किसमें मिला लिया गया? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी को ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ डीओएल बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो डलहौजी ने अपनाई थी। और 1838 ईस्वी में मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखना है कि बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया, छोटे इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया। गाजीउद्दीन हैदर खां को हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी थी। गाजीउद्दीन था एक, तो हैदर खां को हेस्टिंग्स ने बादशाह की उपाधि दी थी। तो देखो, इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। और यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। दोनों में से कोई सा भी एक यूज करते हो, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आपको क्या होगा, टाइम टू टाइम जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है, उसी की टॉपिक की आपको पीडीएफ वहां पर सेंड कर दी जाती है। और यदि आपको लगता है कि इसकी पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ होनी चाहिए हिस्ट्री की, तो आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहां पर भी आपको कंप्लीट हिस्ट्री की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ यदि आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, तो वो भी आपको 8 से 10 दिन में आपके अपने एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी कोरियर के माध्यम से। और यदि लेक्चर अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप ये चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। धन्यवाद।